डैगमार एन अप्रोच टू सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित करने की एक विचारधारा। डैगमार डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। रूसल कोले ने ये अप्रोच दी थी 1961 में। उन्होंने बताया कि अगर हम इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन करना चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग पर्पज़ की, अगर हम अच्छे से चाहते हैं कि इवैल्यूएशन कर पाएँ अपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की, तो उसके लिए हमने अच्छे से अपने जो एडवर्टाइजिंग पर्पज़ है उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो डैगमार अप्रोच है ये बेस्ड है किसके ऊपर? कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दो टाइप के होते हैं मेनली, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो जो डैगमार अप्रोच है ये हमारी कम्युनिकेशंस जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बेस है। यानी कि डैगमार अप्रोच का ये मानना है कि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो सेल को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारा मेन पर्पज़ क्या है? कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना। तो डैगमार अप्रोच में कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने में 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। अवेयरनेस, सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कस्टमर को। उसके बाद जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो धीरे धीरे बाकी की जो मेन फीचर्स हैं प्रोडक्ट की वो बताएंगे, उनको समझाएंगे। उसके बाद कस्टमर कन्विक्ट हो जाएगा, खरीदने के लिए वो राजी हो जाएगा, यानी कि डिसीजन वो बिल्कुल ले ही लेगा। खरीदा तो अभी उसने नहीं है बट उसने डिसीजन ले लिया। उसके बाद एक्शन ले लेगा, वो एक्शन कौन सा? खरीद लेगा प्रोडक्ट को। तो ये 4 ही स्टेप होते हैं हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन डैगमार अप्रोच। डैगमार विचारधारा में विज्ञापन उद्देश्यों की विशेषताएं। जो भी हम अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और डैगमार विचारधारा का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे एडवर्टाइजिंग पर्पज में कुछ फीचर्स होनी चाहिए। फर्स्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारा जो पर्पज़ हमने डिसाइड किया है वो बड़े अच्छे तरीके से हमने डिफाइन करना है, यानी कि वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, ऐड हम क्यों दे रहे हैं। क्या हम कस्टमर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? क्या हम कस्टमर को ब्रांड की प्रेफरेंस दिलवाना चाहते हैं? क्या हम कस्टमर को उसके बारे में मतलब प्रोडक्ट को पसंद करवाना चाहते हैं? हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है कि वो मेजरेबल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कितने कस्टमर को अभी प्रोडक्ट की नॉलेज है और फ्यूचर में हम कितने कस्टमर को उसकी नॉलेज देना चाहते हैं। ये हमारा मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि मेजरेबल होगा तभी हम उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। अभी हमें पता है कि सिर्फ 100 कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है। हमारा पर्पज़ अगर हम ये डिसाइड ना करें कि 200 कस्टमर को फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारा पर्पज़ है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में हम इवैल्यूएशन करने लगें तो 200 कस्टमर को पता है या नहीं है, ठीक है, और जो सिर्फ 100 को पता था अब फ्यूचर में वो 200 को पता है, 150 को पता है, तो कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड ही नहीं किया ये वाली चीज़ें, ठीक है। डिसाइड ही नहीं किया तो हमें क्या पता कि पहले 100 लोगों को पता था या फिर 150 को पता था, अब उसमें कितना चेंज हुआ है हमें कुछ नहीं पता चलेगा ऐसे। उसके बाद है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज शोड। बेंचमार्क और इच्छित परिवर्तन की मात्रा। हमने कम्युनिकेशन जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसमें बहुत सारे स्टेप हमने पढ़े थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के, कि हमने हमारे कस्टमर को मतलब जो अनअवेयर कस्टमर हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में वो अनअवेयर हैं, उनको हमने अवेयर करवाना है। उसके बाद हमने फुल नॉलेज देनी है कस्टमर को। उसके बाद हमने चाहते हैं कि कस्टमर उसको पसंद करने लगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करे, दूसरे को पसंद ना करे बिल्कुल भी। उसके बाद कस्टमर है वो बिल्कुल पक्का डिसीजन ले लेता है खरीदने को, और एक्चुअल में अब उसको लास्ट स्टेज पे वो परचेज कर लेता है। तो अगर हम डैगमार अप्रोच का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पे हमारे कितने कस्टमर हैं। हम ये देखेंगे कैलकुलेट करके कि कितने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है, कितने कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज है, कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने लगे हैं और कितने कस्टमर ने उसको परचेज़ कर लिया है। क्योंकि अब देखो, अगर मोस्टली 80% लगा लो आप
कि 80% कस्टमर को अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद आ गया है, तो हमारा यहाँ पे आगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम अब अपने ब्रांड की प्रेफरेंस दिलाएं कस्टमर को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पर्पस तो होगा नहीं, जब एक्चुअल में 80% कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने ही लगे हैं, तो क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम उनको नॉलेज ही देते रहें बार बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी हमारा मोस्टली जो कस्टमर जिस स्टेज पे हैं हम उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्षित श्रोता। समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कस्टमर हमारे होते हैं उनके बारे में हमें फुल डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, निश्चित समय अवधि। निश्चित समय अवधि इसमें यह है कि आपने आपके ऑब्जेक्टिव को कितने टाइम के अंदर अचीव करना है, वो टाइम डिसाइड करना है। कितने टाइम के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो टाइम डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने कस्टमर को देनी है, इन्फॉर्मेशन तो आप सिर्फ 2-3-4 दिन में भी दे सकते हो, लेकिन आपका पर्पज़ ये है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ओनली इन्फॉर्मेशन देने से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो उसको खरीदने लगें, तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर आप आपकी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, आज के टाइम पे आपकी सेल है 1 लाख रुपए की, लेकिन फ्यूचर में आप उसको मतलब पर्पज़ आपने डिसाइड किया कि 1 साल के अंदर आपने उसको 2 लाख करना है। ठीक है, तो टाइम आपने फिक्स करना है उस चीज़ का। अब सेल तो आपकी इंक्रीज हो तो जाएगी, 1 लाख और ज़्यादा इंक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन अगर वो 2-3-4-5 सालों के बाद इंक्रीज हुई तो क्या आपका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि हमने उसको सिर्फ 1 साल तक ही बढ़ाने का पर्पज़ रखा था।